जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है स्ट्रक्चर की फील्ड से और टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ ए कंक्रीट। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स होते हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बात है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम अडॉप्ट क्यों किए जाते हैं। इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जिस वक्त आपको पता है कि फॉर एग्जांपल इसको आसान अल्फाज में अगर समझाया जाए तो इस तरह से कि जैसे कि अब एक मस्जिद है या एक क्रिकेट स्टेडियम है या एक लाइब्रेरी है या एक हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पास जो है हर साइड पे बीम और कॉलम बीच में आता रहे। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमें लॉन्गर स्पैन्स मिले। जितने लॉन्गर स्पैन होते जाएंगे इतना हमारे लिए क्या होगा, लाइब्रेरीज के अंदर या मसाजिद के अंदर या स्टेडियम के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे लिए जो अपना ऑपरेशन है चलाना वहाँ पे बहुत आसान होगा। जैसे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकेशन का ऑपरेशन है वो चलाना आसान होगा। लेकिन अगर जगह जगह पे आपके पास कॉलम्स होंगे तो आपका क्या होगा कि जो है आपकी जो स्ट्रेचेस वगैरह हैं या जो भी एसेसरीज हैं वो सही तरीके से फिट नहीं आ सकेंगी। ठीक है, इसी तरह मसाजिद के अंदर भी जो है अगर बार बार कॉलम्स आते रहेंगे बीच में तो क्या होगा कि जो नमाजियों की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये ठीक है, ओवरऑल जो कैपेसिटी जितने लोग आने चाहिए मस्जिद में वो कम होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जगह जो कॉलम्स में घेरी हुई होगी। इसी तरह लाइब्रेरी के अंदर जो है फर्नीचर लगाना होता है, कंप्यूटर्स वगैरह या सीटिंग का सिस्टम होता है, वो सारा जो है वो डिस्टर्ब होता है अगर जगह जगह पे थोड़े थोड़े फासले के ऊपर आपके पास कॉलम्स हैं। तो इस तरह होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, जो कि बाज़ ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी में वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। ठीक है, बाज़ ऐसे होते हैं कि जो कि इकोनॉमिकल होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। बाज़ ऐसे होते हैं जो कि अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो अर्थक्वेक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ना बेस्ड होता है हमारी जो सिलेक्शन है स्ट्रक्चरल सिस्टम की। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो है फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चरल सिस्टम। ये जो फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चरल सिस्टम है ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो कि अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं इनकी जी लोड ट्रांसफर बिल्डिंग में कैसे होता है। वो कैसे होता है कि जी छत का जो लोड होता है वो बीम पे आता है, बीम का लोड कॉलम पे जाता है और कॉलम का लोड फुटिंग पे आता है। ये सबसे एक बेसिक इक्वेशन है जिसके ऊपर जो है कि हम लोग कहते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की एक बेसिक इक्वेशन है। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चरल सिस्टम की तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर आपके पास ये बीम वाला हिस्सा जो है ये माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो स्लैब है स्लैब का लोड डायरेक्टली कॉलम पे आएगा और कॉलम से डायरेक्ट वो फुटिंग पे और फुटिंग से वो जमीन के ऊपर या मट्टी के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बीम जो होता है ना वो मिसिंग होता है, ये बीम इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। ये आपके सामने मैंने एक 3D डायग्राम बनाई हुई है। इसके अंदर क्या है, आपके पास एक स्लैब मौजूद है, स्लैब के अंदर 4 कॉलम्स मौजूद है और 4 कॉलम्स में आप देख सकते हैं इनके दरमियान कोई आपस में बीम मौजूद नहीं है। ना इसमें क्या नाम है लटक भी मौजूद होगा और ना ही इसके अंदर कंसील्ड बीम होगा। ठीक है, बस ये है कि 4 कॉलम्स के ऊपर आपने एक स्लैब जो है वो बना दी, दैट्स इट। अब ये आपके पास स्लैब है। ये बाकी जो इसकी एसेसरीज हैं ये मैं आगे आकर डिस्कस करता हूँ कि क्या है। सबसे पहले याद रखें कि पॉइंट है टू वे कॉन्क्रीट स्लैब। इन कॉलम्स के ऊपर जो स्लैब है वो टू वे का मतलब ये है कि चार साइड्स हैं इस स्लैब की। तो इट मींस कि स्लैब का जो लोड है वो चारों साइडों के ऊपर तकसीम हो तो उसे कहा जाता है टू वे स्लैब। ठीक है, टू वे स्लैब उस स्लैब को कहा जाता है कि अगर आपकी स्लैब का लोड चारों साइड्स के ऊपर तकसीम हो तो उसे टू वे स्लैब कहा जाता है। अगर दो साइड्स पे तकसीम हो तो उसे कहा जाता है वन वे स्लैब। अच्छा, उसके बाद क्या है, सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम्स। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई बीम नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्लैब जो डायरेक्टली सपोर्ट हुई है कॉलम्स के ऊपर। नो बीम्स, ये बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़। पंचिंग शियर इज अ मेजर कंसर्न। इसके अंदर चूंकि बीम्स मौजूद नहीं होती तो यहाँ पे आपके पास पंचिंग शेयर जो है, पंचिंग शेयर का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास एक बुक है, इस बुक के ऊपर अगर मैं ये पेन जो है इसके ऊपर चपो दूं तो इट मीन्स कि ये पेन इस किताब के अंदर पंच कर रहा है। ठीक है, तो ये पंचिंग शेयर कहा जाता है इसे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये बारीक है। लेकिन अगर इसी की निस्बत
मैं कोई बड़ी मोटी चीज़ जो है इसके ऊपर रखूँ तो वो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल से इसके अंदर धंसेगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि पंचिंग शीयर जो है यहाँ पे जो डिस्कस हो रही है वो ये है, इस स्लैब के अंदर ये कॉलम्स जो हैं ये पंच हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस पंचिंग शीयर को चेक करना है। अगर हम इसको पंचिंग शीयर को जो है डील नहीं करते तो क्या होगा कि हमारे ये जो कॉलम्स है ये स्लैब को फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे, यानी पंच करके ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए जी। यूज ऑफ ड्रॉप पैनल्स एंड कॉलम कैपिटल्स। ड्रॉप पैनल्स एंड कॉलम कैपिटल। ड्रॉप पैनल्स यहाँ पे आपके सामने शो किए, ये ड्रॉप पैनल है, ये आपके पास कॉलम कैपिटल। अब ये क्या है यूज ऑफ ड्रॉप पैनल? अगर आपके स्लैब का ही कुछ हिस्सा, ये मैंने 3D में बनाया, ये इसके आपके सामने एक फ्रंट व्यू बनाया, ये ड्रॉप पैनल है और ये आपके पास कॉलम कैपिटल। अब ड्रॉप पैनल क्या होता है कि अगर कंक्रीट की स्लैब है उसी के नीचे से थोड़ा सा और हिस्सा जो है वो कंक्रीट का आपने एक रेक्टेंगल इस तरह स्क्वायर सी शेप का जो कॉलम है उसकी आसपास यानी विसिनिटी के अंदर अंदर जो है आपने ये कंक्रीट का पोर्शन जो है नीचे की तरफ लटका दिया थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी कॉलम की जो डायमेंशन है वो वैसी की वैसी ही रही, तो इसको आप कहेंगे ड्रॉप पैनल। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया कि कॉलम की डायमेंशन ऊपर जाके चेंज कर दी, यानी नीचे कॉलम की विड्थ कम थी ऊपर जाके बढ़ गई, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसे आप कहेंगे कॉलम कैपिटल। ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पर जाके उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, उससे कहा जाता है कॉलम कैपिटल। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल ये होता है कि आप देखें कि अगर सिर्फ कॉलम होता तो वो आसानी से बीच में पंच कर जाता, लेकिन इससे क्या हुआ कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जो पंचिंग का एरिया है वो बढ़ गया, जितना ज़्यादा एरिया पंचिंग का होगा इतना ये कॉलम जो है इस स्लैब को मुश्किल से पंच करेगा। ठीक है, इधर भी यहाँ पे हमने कॉलम का एरिया यानी कि जो एरिया है वो बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या है कि वो कॉलम इस स्लैब को आसानी से पंच नहीं कर सकेगा, तो ये ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल्स का इस्तेमाल है। अच्छा, फ्लैट सॉफिट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन लेआउट। ये मेथड अगर अडॉप्ट करेंगे तो फ्लैट सॉफिट का मतलब ये है कि देखिए अब यहाँ पे और कोई बीम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर छत जो है बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, निचला हिस्सा सॉफिट कहते हैं निचले हिस्से को। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन लेआउट। डिज़ाइन लेआउट में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादा जब बीम्स ही नहीं है तो बीम्स के लिए हमें लेआउट करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स होते हैं, ऊपर जल्दी से स्लैब की रीइंफोर्समेंट की और ऊपर पॉलिंग कर दी, तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन लेआउट। मोर क्लियर हाइट ऑफ सीलिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बीम्स आ जाते हैं तो बीम्स की वजह से क्या होती है कि आपकी जो क्लियर हाइट है कमरे की वो कम हो जाती है, तो जब बीम्स होंगी नहीं तो क्या होगा कि आपके कमरे की जो क्लियर हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नीडलेस फॉर्म वर्क। नीडलेस फॉर्म वर्क का मतलब ये है कि ज़ाहिर है जब बीम्स नहीं है, नीडलेस फॉर्म वर्क का मतलब ये है कि जिस वक्त ज़ाहिर है कि आपके पास बीम्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलम्स और ये कैपिटल वगैरह जो है इसके लिए आपने या ड्रॉप पैनल के लिए आपने थोड़ी शटरिंग लगानी है। बीम्स नहीं है तो ज़ाहिर है आपके पास शटरिंग का खर्चा या उसकी जो आपको रिक्वायर्ड थी क्या नाम है रिक्वायरमेंट थी आपके पास फॉर्म वर्क की बीम्स के लिए, वो आपने ज़ाहिर ख़त्म हो गई। तो इट मीन्स कि नीडलेस फॉर्म वर्क इसके अंदर जो शटरिंग का काम है वो कम होता है। मोर थिकनेस। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि इसकी थिकनेस ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है स्लैब की। उसकी वजह ये है कि ताकि कॉलम्स जो हैं वो बीम ये स्लैब को आसानी से पंच ना कर सके। ठीक है, अगर स्लैब की थिकनेस ये आप कम प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर ऊपर से स्लैब का लोड आ रहा है कॉलम्स के ऊपर, तो कॉलम क्या होगा स्लैब के अंदर इस तरह से चुभ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, स्लैब मिडिल स्ट्रिप डिफ्लेक्शन कंट्रोल इज डिफिकल्ट। यहाँ पे जो मिडिल स्ट्रिप है उसके बारे में जरा चेक करें कि वो कौन सी स्ट्रिप है। अब ये आपके पास स्लैब थी तो इसके अंदर ये मिडिल स्ट्रिप है, ये मैं इसको हाईलाइट कर ये डॉटेड लाइन से शो कर, ये आपके पास स्लैब की मिडिल स्ट्रिप है ये होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी होगी ज़ाहिर। ठीक है, तो ये आपके पास मिडिल स्ट्रिप आ गई। अब यहाँ पे आप अगर देखें कि बीम मौजूद होता है इन लोकेशंस के ऊपर, तो आपकी जो बीम ये जो स्लैब है ये मिडिल स्ट्रिप इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाती है, यानी झुकाव जो है वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये है कि जब इधर बीम मौजूद नहीं है
ठीक है, ये जगह बिल्कुल खाली है, तो जो मिडल स्ट्रिप्स होती हैं उनकी डिफ्लेक्शन का कंट्रोल जो है मुश्किल होता है। हाँ, साइड वाली जो स्ट्रिप्स आएंगी उनका कंट्रोल जो है वो डिफिकल्टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल मौजूद होगा। ठीक है, तो ये आज का हमने जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस किया कि सबसे बेसिक और सबसे पहला स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो हमारे पास है फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चरल सिस्टम, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की कि ये होता कैसे है। इसमें एक पॉइंट और रह गया, वो ये कि इसकी आगे से चार टाइप्स हैं। चार टाइप्स के अंदर क्या है, सबसे पहली टाइप ये होती है कि ना ही ड्रॉप पैनल होता है ना ही कॉलम कैपिटल होता है। मैंने अलग अलग फिगर बनाने नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह किया कि एक ही फिगर के अंदर सारे आपको एग्जांपल शो कर दूं। इसके अंदर ना आपके पास ड्रॉप पैनल है ना ही कॉलम कैपिटल है, ये आपके पास एक एग्जांपल है इसकी। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ड्रॉप पैनल्स हो तो वो आपके पास दूसरी एग्जांपल है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम कैपिटल हो ये आपके पास तीसरी एग्जांपल है। अगर आपके पास अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप पैनल एंड कॉलम कैपिटल हो तो ये आपके पास चौथी एग्जांपल है। ये चारों की चारों डिफरेंट आगे से टाइप्स हैं फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चरल सिस्टम की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विद दिस थैंक यू वेरी मच।